नमस्कार। और इस नई गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा फोकस मास्टरिंग स्केलेबिलिटी विद अपाची कैसेंड्रा के जो सोर्सेज हैं उनके नोट्स को डिकोड करना है। हाँ, और मकसद एकदम साफ है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के इस इतने बड़े विषय से सबसे ज़रूरी और काम की बातें निकालना, ताकि बिना इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एक क्लियर समझ बन सके। बिल्कुल। तो आज का विषय है अपाची कैसेंड्रा। अब चूंकि जो श्रोता इसे सुन रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और नो एसक्यूएल के बेसिक्स तो जानते ही हैं, तो हम सीधे इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। सही कहा। बेसिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर शुरुआत में एक बड़ा मजेदार फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। कैसेंड्रा को ना शुरुआत में फेसबुक ने अपने इनबॉक्स सर्च फीचर को चलाने के लिए बनाया था। मतलब जहां अरबों मैसेजेस को रियल टाइम में सर्च करना होता था। अरे हाँ, और आज देखिए ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का एक टॉप लेवल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बन चुका है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसेंड्रा के इस्तेमाल से मैसिव स्केल एप्लीकेशंस कैसे डिजाइन की जाती हैं, इसके फायदे क्या हैं, और एक इंजीनियर के तौर पर इसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते समय किन ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एकदम सही। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और कैसेंड्रा के इस पूरे आर्किटेक्चर की गहराई में प्रवेश करते हैं। फेसबुक वाले उदाहरण से ही एक बात तो साफ हो जाती है कि हम यहाँ राइट इंटेंसिव वर्कलोड्स की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ डेटा बहुत तेजी से और भारी मात्रा में लिखा जा रहा हो। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में स्केलेबिलिटी देखते हैं तो कैसेंड्रा का तरीका मास्टर स्लेव या प्राइमरी सेकेंडरी मॉडल से बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से मास्टरलेस है। मतलब कोई एक मुख्य सर्वर नहीं है जो सबको कंट्रोल कर रहा हो। बिल्कुल। यहाँ गॉसिप प्रोटोकॉल के जरिए क्लस्टर का हर नोड दूसरे नोड से बात करता है। जैसे लोग आपस में गॉसिप करते हैं ना, ठीक वैसे ही ये सर्वर्स एक दूसरे को अपनी स्टेट की जानकारी देते हैं। हाँ, मैंने सोर्स नोट्स में ये गॉसिप प्रोटोकॉल वाला हिस्सा देखा था। ये काफी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि पारंपरिक वर्टिकल स्केलिंग में तो हम बस एक ही मशीन की रैम या सीपीयू बढ़ाते जाते हैं, जो एक लिमिट के बाद रुक जाता है। सही कहा। जबकि कैसेंड्रा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पर काम करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। मान लीजिए किसी ऐप पर अचानक बहुत सारे यूजर्स आ गए और ऐप को क्रैश होने से बचाना है, तो हम क्लस्टर में 25, 50 या 100 नए सर्वर्स जोड़ देते हैं। तो बिना डाउन टाइम के ये सब नेटवर्क लेटेंसी और डेटा रीबैलेंसिंग को कैसे मैनेज करता है? सोर्सेज इशारा करते हैं कि यहीं पर लीनियर स्केलेबिलिटी का गणित काम आता है। अगर इसको हम एक बड़े दायरे में देखें तो लीनियर स्केलेबिलिटी का सीधा मतलब है कि जितने नोड्स ऐड करेंगे परफॉर्मेंस भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, बिना किसी रुकावट के। मतलब कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं। बिल्कुल नहीं। और जब नए सर्वर्स जुड़ते हैं तो कंसिस्टेंट हैशिंग का इस्तेमाल होता है। कैसेंड्रा पूरे डेटा को एक टोकन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आजकल वर्चुअल नोड्स या वी नोड्स का इस्तेमाल बहुत होता है। वी नोड्स मतलब जब कोई नया सर्वर क्लस्टर में आता है तो वो किसी एक सर्वर से बहुत बड़ा डेटा का हिस्सा नहीं लेता, बल्कि पूरे क्लस्टर के अलग अलग हिस्सों से छोटे छोटे डेटा चंक्स लेता है। अच्छा, इससे डेटा रीबैलेंसिंग के टाइम नेटवर्क पर किसी एक सर्वर पर अचानक से भारी लोड नहीं पड़ता होगा। एकदम सही। और इसी डिजाइन की वजह से बिना परफॉर्मेंस ड्रॉप के क्लस्टर स्केल हो जाता है। यहाँ और बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम कैसेंड्रा के डेटा मॉडल को एनालाइज करते हैं ना, तो ये पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस की सोच को बिल्कुल पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। रिलेशनल डेटाबेस में तो हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, टेबल्स को टुकड़ों में बांटते हैं ताकि स्टोरेज बच सके। लेकिन कैसेंड्रा के सोर्सेज पूरी तरह से क्वेरी ड्रिवन मॉडलिंग पर जोर देते हैं। हाँ, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड दुनिया का सबसे बड़ा शिफ्ट है। कैसेंड्रा में टेबल्स के बीच कॉम्प्लेक्स जॉइंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि जब डेटा 100 अलग अलग सर्वर्स पर रखा हो तो जॉइन लगाना नेटवर्क पर बहुत भारी पड़ेगा, राइट? बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा और लेटेंसी बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए कैसेंड्रा में डीनॉर्मलाइजेशन को बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। मतलब डेटा को डुप्लीकेट करना? हाँ, अगर किसी एप्लीकेशन को एक क्वेरी के लिए 3 अलग अलग जगह से डेटा चाहिए तो हम उस डेटा को पहले से ही एक टेबल में मिलाकर सेव कर देते हैं, भले ही डेटा डुप्लीकेट हो रहा हो। क्योंकि आज के समय में स्टोरेज तो सस्ती है, लेकिन सीपीयू और नेटवर्क बैंडविड्थ महंगी है। कैसेंड्रा इसी ट्रेड ऑफ पर खेलता है, फास्ट रीच के लिए स्टोरेज का बलिदान। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस डीनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में मैंने नोट्स में 2 टर्म्स बहुत बार देखे, पार्टीशन कीज और क्लस्टरिंग कॉलम्स। ये दोनों बहुत अहम है। सोर्स में एक केस स्टडी भी थी जहां लिखा था कि गलत पार्टीशन की चुनने से
पूरा क्लस्टर अनस्टेबल हो सकता है, हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी सुपरमार्केट में सारा पॉपुलर सामान एक ही लाइन में रख दिया जाए तो वहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाएगी और बाकी स्टोर खाली रहेगा। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हॉटस्पॉट बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर सारे हैवी राइट्स एक ही पार्टीशन की पर चले जाएं, तो क्लस्टर का एक सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? यहीं पर पार्टीशन की और क्लस्टरिंग कॉलम का सही कॉम्बिनेशन काम आता है। पार्टीशन की ये तय करती है कि डेटा किस सर्वर पर जाएगा, और क्लस्टरिंग कॉलम ये तय करता है कि उस सर्वर के अंदर डेटा डिस्क पर किस क्रम में सेव होगा। कोई उदाहरण देकर समझाएं। मान लीजिए एक IoT सेंसर्स का डेटाबेस है। अगर हम सिर्फ सेंसर ID को पार्टीशन की बना दें तो एक ही सेंसर का सालों का डेटा एक ही नोड पे जमा होता जाएगा। हाँ, और वो नोड तो भर जाएगा। बिल्कुल। इसे अनबाउंडेड रोज की समस्या कहते हैं। इसे सुलझाने के लिए हम कंपोजिट पार्टीशन की बनाते हैं। मतलब सेंसर ID के साथ हम महीना या हफ्ता भी जोड़ देते हैं। अच्छा, तो हर महीना का डेटा अलग नोड पर जा सकता है। इससे डेटा पूरे क्लस्टर में बराबर बढ़ जाएगा और हॉटस्पॉट्स नहीं बनेंगे। एकदम सही। और कैसेंड्रा में डेटा लिखना इतना फास्ट इसलिए है क्योंकि इसका राइट पाथ बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ, नोट्स में इसके इंटरनल राइट पाथ का बड़ा शानदार विवरण था। जब कोई राइट रिक्वेस्ट आती है तो वो सीधे कमिट लॉग में जाती है, क्रैश रिकवरी के लिए। और उसके तुरंत बाद वो मेम टेबल नाम के इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर में लिख दी जाती है। बस इतना ही? कोई डिस्क सीक नहीं? कोई डिस्क सीक नहीं, किसी पुरानी वैल्यू को ढूंढकर अपडेट करने का इंतजार नहीं। इसीलिए कैसेंड्रा 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ राइट्स हैंडल कर लेता है। ये एक अपेंड ओनली डिजाइन है। तो जब ये मेम टेबल भर जाता है तब क्या होता है? तब उसे हार्ड ड्राइव पर SS टेबल के रूप में फ्लश कर दिया जाता है। SS टेबल्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर डेटा बदला नहीं जा सकता तो अपडेट या डिलीट कैसे करते डेवलपर्स? कैसेंड्रा में अपडेट्स भी असल में नए राइट्स ही होते हैं जिन पर एक नया टाइम स्टैम्प लगा होता है। और डिलीट करने के लिए वो डेटा को मिटाता नहीं है, वो बस उस पर एक मार्कर लगा देता है जिसे टॉम्बस्टोन कहते हैं। टॉम्बस्टोन, ये नाम तो बड़ा डरावना है। और सोर्सेज के हिसाब से ये ऑपरेशंस टीम के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी बन सकता है। बिल्कुल सिरदर्द बन सकता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। है, उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है उन एप्लीकेशंस के लिए जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है? देखिए, ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए तो कैसेंड्रा सबसे शानदार है। सोर्स मटेरियल में मल्टी डेटा सेंटर कॉन्फ़िगरेशन और रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी पर काफी जोर दिया गया है। नेटवर्क टोपोलॉजी स्ट्रैटेजी का यूज करके अमेरिका, यूरोप और एशिया के रीजन्स में डेटा सिंक कैसे होता है? देखिए, कैसेंड्रा रैक अवेयरनेस और मल्टी डेटा सेंटर अवेयरनेस के साथ आता है। हम उससे बता सकते हैं कि कौन सा नोड दुनिया के किस हिस्से में है। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा की 3 कॉपीज अमेरिका में रहे और 2 यूरोप में। ये सब बैकग्राउंड में एसिंक्रोनस तरीके से चलता रहता है। इसका मतलब डिजास्टर रिकवरी बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। बिल्कुल। अगर अमेरिका का पूरा डेटा सेंटर किसी बाढ़ या पावर कट से डाउन हो जाए तो एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, वो सीधे यूरोप वाले डेटा सेंटर से ट्रैफिक सर्व करने लगेगी। क्या बात है। पर इस ग्लोबल रेप्लिकेशन के साथ एक चीज जुड़ी है, CAP थ्योरम। कैसेंड्रा डिफॉल्ट रूप से कंसिस्टेंसी के ऊपर अवेलेबिलिटी को चुनता है, राइट? हाँ, ये डिफॉल्ट रूप से एक AP सिस्टम है, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। लेकिन सोर्सेज में ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी नाम के एक फीचर का जिक्र है, जिससे इंजीनियर्स ये तय कर सकते हैं कि किसी रीड या राइट के लिए कंसिस्टेंसी लेवल क्या होना चाहिए, जैसे 1 या क्वोरम या लोकल क्वोरम। ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी कैसेंड्रा का बड़ा फ्लेक्सिबल फीचर है। अगर आप लोकल क्वोरम यूज करते हैं तो राइट ऑपरेशन को सिर्फ उसी लोकल डेटा सेंटर के मेजॉरिटी नोड से कंफर्मेशन चाहिए। दुनिया भर के नोड्स का इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे ग्लोबल नेटवर्क लेटेंसी से बच जाते हैं। सही कहा। और अगर कोई नोड थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाए तो दूसरे नोड्स उसके हिस्से का डेटा हिंटेड हैंड ऑफ्स के रूप में अपने पास रख लेते हैं, और जैसे वो वापस आता है उसे वो डेटा भेज देते हैं। हाँ, और रीड के समय अगर कोई डेटा मिसमैच होता है तो रीड रिपेयर चलता है और बैकग्राउंड में एंटी एंट्रोपी प्रोसेस होता है जो मर्कल ट्रीज का इस्तेमाल करके डेटा सिंक करता है। ये तो काफी एडवांस्ड रिपेयर मैकेनिज्म है, लेकिन इतने सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मॉनिटर करना भी तो जरूरी है। बिना मॉनिटरिंग के कैसेंड्रा क्लस्टर चलाना तो अंधेरे में गाड़ी चलाने जैसा है। सोर्सेज में इसके लिए नोड टूल और डेटा स्टैक्स ऑप सेंटर का जिक्र है। नोड टूल से रिंग का स्टेटस और CPU का उपयोग देखा जा सकता है। हाँ, नोड टूल के कमांड्स जैसे CF स्टैट्स आपको थ्रेड पूल्स की रियल टाइम जानकारी देते हैं। और आजकल तो JMX मैट्रिक्स को
प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ जोड़कर डैशबोर्ड्स बनाना इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अभी तक की बातचीत में ऐसा लग रहा है कि कैसेंड्रा हर मर्ज की दवा है, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता सिस्टम्स डिजाइन में। वही तो, नोट्स में इसकी चुनौतियों का भी एक पूरा सेक्शन है। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हमने टॉमस्टोन्स की बात की थी। अगर बहुत ज्यादा डिलीट ऑपरेशंस होते हैं तो रीड्स बहुत स्लो हो जाते हैं, ऐसा क्यों? इसका टेक्निकल कारण ये है कि टॉमस्टोन सिर्फ एक मार्कर है। कैसेंड्रा ने डेटा मिटाया नहीं है। तो जब कोई रीड रिक्वेस्ट आती है तो सिस्टम को असल डेटा के साथ साथ उन सारे टॉमस्टोन्स को भी पढ़ना पड़ता है, ये जानने के लिए कि कौन सा डेटा अब उपलब्ध नहीं है। ओहो, तो अगर बहुत सारे डिलीट्स हुए हैं तो सिस्टम फालतू में बहुत सारा कचरा प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। इसी से रीड लेटेंसी बढ़ जाती है और डिस्क स्पेस भी बढ़ता है। इसे सुलझाने के लिए फिर कॉम्पैक्शन चलाना पड़ता है। कॉम्पैक्शन मतलब पुराने ऐसे स्टेबल्स को मिलाकर नया बनाना और टॉमस्टोन्स को हटाना, राइट? हाँ, लेकिन कॉम्पैक्शन खुद बहुत हैवी प्रोसेस है। इसमें बहुत ज्यादा सीपीयू और आईओ रिसोर्सेज लगते हैं। मतलब ये रीड एम्प्लीफिकेशन और राइट एम्प्लीफिकेशन के बीच का ट्रेड ऑफ है। एक और चुनौती जो सोर्सेज में है वो है जेवीएम ट्यूनिंग, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम ट्यूनिंग तो एक आर्ट है अपने आप में। अगर मेमोरी सही से सेट नहीं है तो गार्बेज कलेक्शन के टाइम पॉजेज आ सकते हैं। सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो सकता है। और अगर नोड फ्रीज हो गया तो गॉसिप प्रोटोकॉल को लगेगा कि सर्वर डेड हो गया है। इसीलिए कॉन्करेंट मार्क स्वीप या आजकल जो नए जीवन जीसी कलेक्टर्स हैं उनको बहुत बारीकी से ट्यून करना पड़ता है। इन चुनौतियों को हैंडल करने के लिए सोर्सेज में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दी गई हैं, जैसे कैपेसिटी प्लानिंग। डिस्क को कभी भी 50 या 60% से ज्यादा नहीं भरना चाहिए ताकि कॉम्पैक्शन के लिए जगह बचे। और डेटा मॉडलिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि सीक्वेंशियल रीड्स हों। पार्टीशंस का साइज 100 MB के आसपास रहे ताकि मेमोरी पर लोड ना पड़े। एक खास फीचर जो नोट्स में हाईलाइटेड था वो है लाइटवेट ट्रांजैक्शंस या LWT। कैसेंड्रा वैसे तो एसिड ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करता, पर LWT के जरिए चेक एंड सेट ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। हाँ, पैक्सोस कंसेंसस प्रोटोकॉल का यूज करके। लेकिन सोर्स में इसके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। कैसी वार्निंग? LWT को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पैक्सोस प्रोटोकॉल में नेटवर्क पर 4 राउंड ट्रिप्स लगते हैं। ये नॉर्मल राइट्स के मुकाबले काफी धीमा होता है। मतलब इसे सिर्फ वहीं यूज करें जहां स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी बिल्कुल अनिवार्य हो, जैसे यूजर अकाउंट बनाना या पासवर्ड बदलना। बिल्कुल। अगर इसे हर जगह लगा दिया तो कैसेंड्रा की जो असली खूबी है, हाई अवेलेबिलिटी और स्पीड, वो तो खत्म ही हो जाएगी। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि अपाचे कैसेंड्रा कोई नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टूल है जो एक्सट्रीम स्केल और भारी राइट वर्कलोड्स के लिए बना है। नेटफ्लिक्स, एप्पल जैसी कंपनियां इसे इसीलिए यूज करती हैं क्योंकि ये बिना डाउन टाइम के स्केल होता है। लेकिन इसकी कीमत ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में चुकानी पड़ती है। निष्कर्ष यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कोई जादू नहीं होता, सिर्फ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। अगर कैसेंड्रा को सही से चलाना है तो इसके अंदर के आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ते हैं जो सोर्स के CAP थ्योरम वाले हिस्से से ही आता है। बताइए। मान लीजिए कि टोक्यो के डेटा सेंटर और न्यूयॉर्क के डेटा सेंटर से ठीक एक ही मिलीसेकंड में एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करने की रिक्वेस्ट आ जाती है। दिलचस्प। चूंकि सिस्टम मास्टरलेस है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो ये तय करे कि कौन सी रिक्वेस्ट पहले आई, तो ऐसे में ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स आखिर ये फैसला कैसे करते हैं कि किस अपडेट को सेव करना है और किसे रिजेक्ट करना है? ये तो लास्ट राइट विंस और सर्वर क्लॉक्स के टाइम ड्रिफ्ट का बड़ा ही रहस्यमयी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और इसी सवाल की तकनीकी गहराई पर विचार करने के लिए हम इसे खुला छोड़ते हैं। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की जटिलताओं की इस खोज को आप लोग ऐसे ही जारी रखें। मिलते हैं अगली बार एक नए तकनीकी विषय के साथ।